नमस्कार सभी को। मैं मांगफी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ चैनल अरुणाचल प्रदेश। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कानून और न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी। सर, सबसे पहले हमारे चैनल सुदर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। अगर हम बात करेंगे जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो रहा है अरुणाचल में, मोदी सरकार के अंदर काफ़ी डेवलप हो रही है। अगर हम बात करेंगे तो आप अभी जैसे कि अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे की भी बात हो रही है, तो क्या आप बता सकते हैं हमारे अरुणाचल की जो व्यूवर्स उन लोगों को बता सकते हैं कि इसका महत्वपूर्ण कितना है और किस तरह से ये फ्रंटियर हाईवे जो है अरुणाचल को आगे ले जाएगा, इनका इनका डेवलप होगा। देखिए, सबसे पहले तो बैकग्राउंड को समझना होगा। हमारा अरुणाचल प्रदेश पॉपुलेशन तो कम हो सकता है, लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया काफ़ी बड़ा है। लगभग 84,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश में आप इंटीरियर जगह जाएंगे, बॉर्डर एरिया जाएंगे, तो अभी भी काफ़ी चैलेंजेस तो है, क्योंकि पॉपुलेशन नहीं होने की वजह से प्रोजेक्ट्स या जो डेवलपमेंट स्कीम्स है उस हिसाब से मिलते नहीं है। अभी दूसरा स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट में 30-40 लाख पॉपुलेशन होता है, तो वहाँ तो उस हिसाब से पॉपुलेशन बेस्ड स्कीम जाता है। हमारे वहाँ तो 2 दिन पैदल जाने के बाद अगर कोई गांव मिलेगा, उस गांव में अगर 50 लोग रहते हैं तो उसके लिए हाईवे तो नहीं बना पाता है, उसके लिए अलग से रोड बनाना वो मुश्किल होता है। तो इस मुश्किल हालात, इस बैकग्राउंड से आप देखेंगे तो अब जाकर के अरुणाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ है। हम लोग जब नए नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे तो अरुणाचल का 70% गाँव में रास्ता नहीं था, और हाईवे तो बिल्कुल था नहीं अरुणाचल में, और एक भी नेशनल हाईवे नहीं था उस समय। उसके बाद 2004 से हम जब पार्लियामेंट में आए तो काफ़ी काम हमने पुश किया, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से बहुत बड़ा समर्थन नहीं मिला। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो 2008 में ट्रांस अरुणाचल का जो कॉन्सेप्ट दे करके अप्रूवल हुआ था, लेकिन शुरू ठीक से नहीं कर पाया क्योंकि एग्जीक्यूशन नहीं हो पाते थे। 2014 के बाद वो ट्रांस अरुणाचल को हमने फिर से पैकेज चेंज करना पड़ा। फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर्स को बातचीत करके फिर छोटा छोटा पैकेज बना के अब काम जो अच्छा से चल रहा है। तो एक तरफ तो हाईवे का प्रोजेक्ट है, अभी फुल स्विंग में अरुणाचल में चल रहा है। दूसरा, गांव को कनेक्ट करने के लिए जैसे इंडो चाइना बॉर्डर रोड्स है, PMGSY है, और CRF रोड है, और NEC का स्कीम है। कई स्कीम्स है जो गांव में कनेक्ट करने के लिए। तो सारा मिला करके मैं आपको एक फिगर बताने से आप भी उसको रिलेट करने में आसान होगा। उस समय टोटल 2008 में मनमोहन सिंह जी का जब गवर्नमेंट का समय में 22,000 करोड़ का टोटल खर्चा हिसाब आया था उस समय। उसमें एयरपोर्ट, उसमें रोड, ड्रिंकिंग वाटर, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, सारा मिला करके 22,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट किया था। पैसा तो दिया नहीं था क्योंकि जैसे एयरपोर्ट के लिए पैसा बोला था, लेकिन दिया नहीं क्योंकि एयरपोर्ट ही नहीं बना। तो एयरपोर्ट अभी हम लोग 2019 में नया ज़मीन लेकर के फिर बनाया। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि बैकग्राउंड समझने से आपको असलियत को पहचानने में आसान होगा। अब अभी मोदी जी का समय में सिर्फ रोड ही, टोटल रोड स्कीम ही अभी जो लेटेस्ट अप्रूव हुआ उसमें 42,000 करोड़, वो तो सिर्फ रोड के लिए। और जैसे इंडिया चाइना बॉर्डर रोड, या आपका फ्रंटियर हाईवे, या एग्जिस्टिंग हाईवे को हमको इन्हेंस करना, कई स्कीम आप जब देखेंगे तो जितना 70 ईयर्स में पैसा नहीं गया उतना अभी ये पिछले 8 साल में पैसा अरुणाचल में गया है। ये हमारे लिए बहुत बहुत
प्राउड होने वाला बात भी है, क्योंकि मंत्री हूँ, उसी गवर्नमेंट में मंत्री हूँ, तो इतना स्कीम अरुणाचल के लिए लाना। उसके बाद रेलवे का भी सर्वे चल रहा है, फिर उसके बाद में एयरपोर्ट बन गए हैं। टोटल अभी हम लोग का पास ईटानगर एयरपोर्ट बन गए हैं, जीरो का एयरपोर्ट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बन गए, पासीघाट का बन गया, तेजू का बन गया। उसके अलावा जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड स्ट्रिप के हिसाब से देखेंगे तो मेचुका का पूरा हो गया है, वालोंग का बन चुका है, उसके बाद में टूटिंग का बन चुका है, और बाकी कुछ और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड वगैरह सर्वे भी चल रहा है। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में अरुणाचल में जो चल रहा है, अगर सही एग्जीक्यूट करें, लोग लैंड कंपनसेशन डिस्टर्ब ना करें, लैंड कंपनसेशन जो मिलना चाहिए वो तो मिलना है, लेकिन जैसे घपला करते हैं, स्कैम करते हैं, या नकली बिल बनाता है, नकली वो मेजरमेंट करते हैं, इस तरह का पब्लिक और एजेंसी के बीच में तालमेल होकर के अगर पूरा जितना हम लोग स्कीम अप्रूव करता है वहाँ डिस्टर्ब ना करें, तो अरुणाचल पूरा नॉर्थ ईस्ट के अंदर में हाईएस्ट पैसा अरुणाचल में गया है। असम से भी ज़्यादा पैसा, हाईवे का पैसा अरुणाचल में गया हुआ है, और बल्कि इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट अरुणाचल में पैसा किया है। तो उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का सपोर्ट से नॉर्थ ईस्ट के लिए और ख़ास करके अरुणाचल के लिए एक हिस्टोरिक गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है, और आगे जा कर के एक रिवोल्यूशनाइज्ड होगा। हम ये काफ़ी देखने को आता है कि जब भी कोई सेंट्रल से कुछ भी स्कीम अप्रूव करके जब अरुणाचल में आते हैं, तो काफ़ी ऐसे बार होता है कि भ्रष्टाचार को लेकर आदमी लोग बात करते हैं। तो जब कुछ स्कीम आता है, ये एक जो सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है, उसमें जो यूसी का है बहुत डिले होता है, और एकदम मतलब सही टाइम में नहीं दिया जाता। ये क्या मामला है? ये आपका तरफ से ये क्या बयान रहेगा? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने अभी पूछा है। जैसे कि कोई हम लोग प्रोजेक्ट जब अप्रूव करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका एक टारगेट होता है। मान लो 2025-26 में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। उसी समय अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेगा तो उसमें कॉस्ट एस्केलेशन हो जाता है। उसके बाद 28-29 तक जाएगा तो वो दाम जो अगर 1,000 करोड़ में बना सकते थे, वो 3 साल डिले होने से वो कॉस्ट लगभग 1/3 बढ़ जाता है। तो 1,000 वाला 1,500 करोड़ बन जाएगा। तो वो पैसा तो नहीं रहा, क्योंकि पैसा तो वही अप्रूव किया है। तो नया पैसा देने के लिए तो फिर नया बजट, नया फाइनेंस, नया प्रोविज़न करना पड़ेगा। तो इसलिए अरुणाचल में सबसे तकलीफ़ ये है कि एजुकेशन टाइम से नहीं होता है, और एजुकेशन जब नहीं होता तो फिर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाता है। कई स्कीम डी सैंक्शन भी हो गया है। जैसे ट्रांस अरुणाचल में हमने 2015-16 में जो अप्रूव करके पैसा सैंक्शन कराया था, वो पैसा जो है अब अगर टाइमली कंप्लीट नहीं करेगा तो वो रिवाइज में जाएगा। मेरा ये मानना है कि अरुणाचल प्रदेश में अगर टाइमली हम लोग काम करें तो पैसा का तो कोई कमी नहीं है। तो उसके लिए मैं हमेशा पब्लिक मीटिंग में बोलते रहता हूँ कि स्कीम अप्रूव करके हम लोग यहाँ से पैसा भेजता है वो काफ़ी नहीं है। एग्जीक्यूशन का समय में पब्लिक, ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्टर सबको एकदम मिशन मोड में काम करना होगा, तब जाकर के प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और हमने अपना सोर्सेस के थ्रू से ये भी जाना है कि हाल ही में आपने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रोड के जरिए से अरुणाचल में एक अराउंड 503 का एक प्रोजेक्ट स्कीम एक पास किया है। बट उनका भी ऐसे है कि अभी स्टेट गवर्नमेंट का थ्रू से वो एक अपडेट नहीं आया, और ना टेंडर भी अभी तक नहीं हुआ। इसका पीछे क्या कहानी है? नहीं, जो आप बोल रहे हैं वो प्लस जितना भी स्कीम है, पहले तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से कंसेप्ट पेपर मंगाते हैं, फिर एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाने के बाद उसका डीपीआर मंगाते हैं, फिर अप्रूव करते हैं। लेकिन कभी कभी वो ज़मीनी तौर पर उसका लेट हो जाता है, जैसे फॉरेस्ट क्लियरेंस या लैंड एक्विजिशन, इसके वजह से लेट भी होता है। तो अभी अरुणाचल में चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब कोशिश तो कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, अब काफ़ी इम्प्रूव हो गया पहले के मुकाबले। अगर अभी हम बात करें अरुणाचल की जो बहुत ही जो फेमस अभी जो इशू चल रहा है, पेपर लीकेज इशू एपीपीएससी को लेके,
आपने काफ़ी बार मीडिया में बयान दिया है ये इशू को लेके, और सोशल मीडिया में भी काफ़ी लोग आपको इस इशू से रिलेटेड लेके आपका ऊपर काफ़ी आशा रखता है ये इशू को लेके। आप एक लो के एक मिनिस्टर होने के नाते, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जो श्री किरण रिजिजू एक अपॉर्चुनिटीज मंत्री है बल्कि इस इशू को लेके। आपको क्या लगता है कितना सही है ये स्टेटमेंट? नहीं, कोई स्टेटमेंट दिया तो उसको तो आप क्या कर सकते हैं, उसको मना नहीं कर सकते। जो लोग मैच्योर्ड है, लोग जो जानते हैं, उनके लिए तो ये केस बहुत क्लियर कट केस है। ये एक बहुत सीरियस किस्म का फ्रॉड और बहुत ही एक कंडेमनेबल किस्म का एक स्कैम है। स्कैम अलग अलग तरीके के होते हैं। फाइनेंशियल स्कैम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्कैम होते हैं, बहुत किस्म का कपला होता है। लेकिन ये जो पेपर लीकेज है, ये एक तरीके से एकेडमिक मामले में लोगों का ज़िंदगी, एग्ज़ाम को लेकर के एक बड़ा पेपर लीकेज का स्कैम है। मैं तो स्टेट गवर्नमेंट में नहीं हूँ, लेकिन मैं वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, तो मुझे तो डायरेक्ट कंसर्न होता ही है। इसलिए मैंने पहले ही दिन, जैसे ही ये केस सामने में आया, पहले दिन मैंने सीएम साहब को बता दिया कि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन होना चाहिए और कमीशन को जिम्मेदारी ठहराना चाहिए। तो इसलिए सारा कमीशन को रिज़ाइन कर दिया। आपने पहली बार देखा होगा ना, इंडिया में कोई भी कमीशन या कोई भी बोर्ड जहाँ पेपर लीकेज हुआ है, ये पहली बार हुआ है अरुणाचल में, जहाँ पूरा कमीशन रिज़ाइन करना पड़ा। नहीं तो लोग कहेंगे ना कि वो कमीशन मेंबर है, लेकिन उन्होंने गड़बड़ नहीं किया, जो ऑफिसर ने गड़बड़ किया उसको ऊपर में कार्रवाई करो। लेकिन अरुणाचल में तो पूरा कमीशन मेंबर जितने भी है सबको रिज़ाइन करना पड़ा, चेयरमैन को रिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेना चाहिए। और फिर सीबीआई जितना जल्दी हो सके, मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट करके सीबीआई का भी अप्रूवल करा कि यहाँ से भेजा है। तो अगर कुछ और मुझे करना है, यहाँ कुछ और करना चाहिए था, तो कोई सजेशन देने से तो मैं उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम लोग तो डेमोक्रेसी में रहते हैं, और डेमोक्रेसी में तो हम तो इलेक्टेड लीडर है, तो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, तो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वही मेरा इंटरेस्ट है, देश का इंटरेस्ट ही मेरा इंटरेस्ट है। इसलिए ज़िंदगी में हम लोग, जैसे कि मैं, 1 रुपया का हम लोग गड़बड़ नहीं किया। मैं किसी से 1 रुपया लेता नहीं हूँ। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी ऑफिसर, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी एक पब्लिक से मैंने आज तक 1 रुपया घूस नहीं खाया। और मैं कोई इस तरह का घूस खाते हुए, गड़बड़ करते हुए देख करके मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता है। इसलिए मुझे जो कार्रवाई करना चाहिए मैंने किया है, और सीएम साहब के थ्रू से और वहाँ के स्टेट के जो हमारा गवर्नमेंट है उनके जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं सबके थ्रू से मैंने कम्युनिकेट किया है। मैं स्टेट का एजेंसी तो टेक ओवर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लोगों ने पार्लियामेंट एमपी बनाया ना, मैं तो सीएम नहीं हूँ। तो जो भी कर रहे हैं सीएम साहब का देख रेख में इतना सख्त कार्रवाई उठा रहे हैं, और काफ़ी लोग अरेस्ट भी हो गया। तो इतना जल्दी इतने लोगों को अरेस्ट करना, प्लस बहुत वाइड नेटवर्क बिछा करके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मैं खुद यहाँ से गाइड करूँगा कि इधर करो, उधर जाओ, ये नहीं हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को फ्री हैंड देना पड़ेगा, तब जा करके रूट तक पहुँचेगा। अरुणाचल में चकमा हाजोंग का इशू होते रहते हैं, आए दिन ऐसे चकमा हाजोंग। अभी चकमा हाजोंग का इशू को लेके आरपीसी का अभी एक इशू आया है चकमा हाजोंग की तरफ से। चकमा की जो स्टूडेंट यूनियन है, हाजोंग की जो स्टूडेंट यूनियन है, सब ग्राउंड पे आया हुआ है। उन लोग नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है ड्यून में। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, चकमा हाजोंग इशू बहुत पुराना इशू है, और पहले स्टेट गवर्नमेंट कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमेशा चकमा हाजोंग का सिंपैथाइज़र रहा है।
लेकिन हम लोग गवर्नमेंट आने के बाद ट्राइबल राइट्स अरुणाचल का जो इंडिजिनस लोगों का राइट्स के लिए हमने पहला स्टैंड दिया। अब मुझे चकमा हाजोंग वाला मेरे ऊपर में नाराज़गी है, मुझे अटैक करते रहते हैं और मुझे गाली देते रहते हैं, तो उसमें मैं ह्यूमन राइट्स का मैं भी एक बहुत बड़ा सपोर्टर है कि आदमी का ह्यूमन राइट्स को वैल्यू देना चाहिए। लेकिन मेरा जो पोजीशन है, मैं चकमा हाजोंग का उनका ह्यूमन राइट्स के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ हमारा अरुणाचल प्रदेश का इंडिजिनस राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, यही मैं कह रहा हूँ। तो उसमें चकमा हाजोंग मुझे बोलता है कि मैं एज ए ह्यूमन बीइंग उनका दर्द को नहीं समझते हैं। ऐसा बात नहीं है, उनका दर्द समझना वो एक विषय है, लेकिन एज ए एमपी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश मुझे अरुणाचल के इंडिजिनस लोगों का राइट्स को प्रोटेक्ट करना ये मेरा प्राथमिकता है। तो मुझे ब्लेम देने से नहीं होगा। पहले कांग्रेस के ज़माने में जो हो गया, मैं उसको अभी पुराना बातों को दौड़ा के क्या मिलेगा। जो गलती करना था कर लिया। चकमा हाजों को अरुणाचल में बिठा दिया, 4,000 फैमिली आए शुरू में, अब कितने हजार हो गया, पॉपुलेशन लाख तक पहुंच गया। तो इतने, मैं तो 2004 के बाद सीन में आया और मिनिस्टर बना 2014 में। जब से हमारा सरकार आया, मोदी जी का बीजेपी सरकार बना 2014, तब से हम लोग ने एक स्टैंड दिया है कि 1996 में गुवाहाटी हाई कोर्ट का ऑर्डर और 2015 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, वो तो हमारे इंडिजिनियस राइट को तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। ऐसे ऑर्डर दे दिया कि इसको सिटीजनशिप देना है अरुणाचल का अंदर में, अरुणाचल का बोनाफाइड सिटीजन होना चाहिए, सिटीजनशिप मिलना चाहिए, इस तरह का ऑर्डर दिया। तो उस ऑर्डर को कंटेंट हम लोग ने रोक के रखा और हम लोग ने उसको स्ट्रांगली डिफेंड किया है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को अगर इम्प्लीमेंट करेगा, लॉ ऑफ द लैंड करके इम्प्लीमेंट करने से, तो अरुणाचल का इंडिजिनियस लोगों का राइट ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि 1964 में चकमा हाजों का सेटलमेंट नेफा में आज का अरुणाचल में करना ही गलत था, ये मेरा मानना है। लेकिन अब वहाँ में सेटलमेंट हो चुका है, तो इंसान है तो उठा के तो कोई सागर में तो नहीं फेंक सकता है, लेकिन हम अपना राइट को तो बचा सकते हैं। तो इसलिए अरुणाचल का इंडिजिनियस राइट को देखते हुए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब पास हुआ, एक्ट बना, उसमें बहुत क्लियर कट लिख दिया कि बाहर से जो भी आया, बांग्लादेशी हो, कहीं का भी हो, अरुणाचल के अंदर में उसको अरुणाचल के लोकल इंडिजिनस का जो राइट्स है वो नहीं मिलेगा, वहाँ सिटीजनशिप नहीं मिलेगा और अरुणाचल में उसको परमानेंट रेसिडेंसी नहीं मिलेगा। ये संसद का कानून है और मैं मानता हूँ कि मोदी जी ने जो हम अरुणाचल के लिए जो किया है, वो तो इतिहास में हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते हैं। अरुणाचल का आदमी हमेशा हमेशा के लिए मोदी जी को याद करेगा कि नॉर्थ ईस्ट का, खास करके अरुणाचल का जो इंडिजिनस लोगों का राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनली थ्रू पार्लियामेंट एक्ट प्रोटेक्ट किया है, ये मैं मानता हूँ। इस बार का जो G20 समिट है, इंडिया लीड कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में इनका क्या रोल होगा G20 समिट का? नॉर्थ ईस्ट में भी पूरा तैयारी चल रहा है। G20 में दुनिया का सबसे पावरफुल 20 कंट्री जो दुनिया को एक तरीके से चलाते हैं, उनका प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। तो प्राइम मिनिस्टर ने टोटल 56 वेन्यूज़ में होस्ट करने का निर्णय किया, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग सेक्टर लेकर के ये किया। तो नॉर्थ ईस्ट में 8 जगह जो तय किया है वो बहुत शानदार से आयोजन होगा और नॉर्थ ईस्ट में सारे गवर्नमेंट्स उसका प्रिपरेशन भी चल रहा है। मैं भी समय समय में जा कर के कैसे प्रिपरेशन चल रहा है उसका रिव्यू मीटिंग लेते रहेंगे। और 1 साल तक इंडिया जो है दुनिया का G20 का प्रेसिडेंसी का हिसाब से बहुत प्रोएक्टिव एंड लीडरशिप रोल प्ले करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट भी उसमें प्राउडली उस मूवमेंट में शामिल रहेगा। रिजू जी, ये मेरा आपसे लास्ट सवाल रहेगा। अभी हम देख सकते हैं कि जो कांग्रेस की जो नेता है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा काफ़ी चर्चे में है, तो आपकी तरफ से क्या आपका क्या व्यू क्या रहेंगे आपकी तरफ से? देखिए, राहुल गांधी तो
बहुत सीरियस पॉलिटिशियन तो है नहीं, क्योंकि उनको फोटोग्राफी के लिए या ड्रामा करना या कुछ ऐसे बातें बोल देते हैं जिसमें गहराई नहीं होते हैं, हल्कापन होते हैं। तो हम लोग तो राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें खूबी नहीं है। देश सेवा, जन सेवा उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके लिए एक रेडीमेड में प्लेटफॉर्म में उसको जो घर मिला है, काम करने का मौका मिला है, उसी पे वो चमकते रहते हैं। मोदी जी जड़ से उत्पन्न होकर के उभरा हुआ नेता है। देश और दुनिया आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे चल रहा है। सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे दुनिया आज मोदी जी का लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हैं। तो देश बहुत आगे चल रहा है, बहुत तेजी से आगे चल रहा है। पहली बार इंडिया दुनिया का एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड लीडर बने हैं। तो इसलिए हम लोग राहुल गांधी हल्के फुल्के जो बातें करते हैं, बिना हेड टेल, सर पाँव नहीं ऐसे बीच में भड़कते हुए बात करते हैं, उसको ध्यान देंगे तो हमारे लिए ठीक नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कभी कभी ताज्जुब लगता हूँ कि इतना साल ये लोग सत्ता में रहे हैं, कांग्रेस पार्टी। मोदी जी 2014 के बाद प्रधानमंत्री बने हैं, देश को चला रहा है, चलने दीजिए। इतना नफरत क्यों फैलाते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी का आप ध्यान से सुनिए, वो मोदी जी और बीजेपी को इतना नफरत करते हैं वो पचा नहीं पा रहा है कि गरीब परिवार का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गए, राहुल गांधी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा बीमारी है। लोकतंत्र में जो लोग चुन के आए हैं, मानना चाहिए ना, वो मानते नहीं हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि कोई गरीब आदमी प्रधानमंत्री बन गया है। और राहुल गांधी दिन रात वही सोचते रहते हैं। इसलिए इतना हेट्रेट है राहुल गांधी का सोच और राहुल गांधी का बोली में। आप सुना होगा उसका भाषण, देखिए, हमेशा मोदी जी को गाली देते हैं, बीजेपी को गाली देते हैं। इतना हेट्रेट, इतना जो उसका अहंकार मैंने किसी और नेता में नहीं देखा है। क्योंकि हम इस यात्रा को ये मान के चले कि अभी जितना भी उसने जो हज़ार हज़ार जो किलोमीटर जो यात्रा किया है, ये सिर्फ एक दिखावे है, और जो आने वाला चुनाव के लिए मतलब ये यात्रा कर रहे हैं। हाँ, वो राहुल गांधी का यात्रा के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया, वो रास्ते में एंजॉय करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, दौड़ते हैं। उनका लाइफ ही ऐसे है, हल्कापन, मस्ती करना। फिर अभी वो यात्रा ब्रेक करके फिर फॉरेन गई। वो 2 महीना फॉरेन में बैठते हैं, फिर 7 दिन इंडिया बैठते हैं। पार्लियामेंट चलता है, वो एमपी है, वो विदेश में रहते हैं। वो 5 स्टार कल्चर, वेकेशन, एडवेंचर, ये राहुल गांधी का लाइफस्टाइल है। उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन देश के लोगों को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए, सब देखता है। वो लाइफ को एक एंजॉयमेंट समझते हैं। हम लोग लाइफ को देश सेवा के लिए एक उपलब्धि मानते हैं। ज़िंदगी मिला है तो ज़िंदगी को कुछ अच्छा काम के लिए इस्तेमाल करें। इसलिए राहुल गांधी का जो चरित्र है उसके बारे में मुझे ज़्यादा कहने का ज़रूरत नहीं है। वो छोटे छोटे बच्चे भी उसके साथ रिलेट नहीं कर पाते कि राहुल गांधी का सोच क्या है, क्लियर नहीं है, वो क्या बोलना चाहते हैं, किसी को समझ में नहीं आता है। और 2-3 कांग्रेस लीडर ने मुझे बताया, राहुल गांधी जब भी मुंह खोलता है या जब भी कुछ बोलता है, उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को फिर मशक्कत, डबल मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ऐसे बात बोल के जाता है जिसमें कोई लॉजिक नहीं, जिसमें कोई मीनिंग नहीं होते हैं। तो राहुल गांधी जी ऐसा एक इंसान है, बड़े घर में पैदा हुआ है, इसलिए वो सोचते हैं कि वो हिंदुस्तान का मालिक है। लेकिन हिंदुस्तान का मालिक हिंदुस्तान का आम जनता होता है।